ओके, चलो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के जो 3 साल के PYQs हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैसे आपको इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर प्रश्नों के ऊपर आते हैं। तो देखिए, कला और संस्कृति जब आप पढ़ते हैं तो इसको हमको प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत से अलग करके नहीं पढ़ना है। ये एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि जनरली वो अलग कर देते हैं इन दोनों चीज़ों को। किसी भी समय की कला, किसी भी समय की संस्कृति उस वक्त के लोगों से जुड़ी होती है। उस वक्त किस तरह की चीज़ें चल रही हैं समाज में उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। तो ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जिस समय के बारे में पढ़ रहे हैं उस समय का एसेंस समझें। उस वक्त के लोग किस तरह से चीज़ों को देखते थे, किस तरह की उनकी सोच रही थी, क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी रही थी। जब हम इन चीज़ों को समझ पाएँगे तो हम आसानी से कला और संस्कृति को भी उस समय की समझ पाएँगे। दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि मेंस में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जब हम बात करते हैं कला और संस्कृति के हिस्से से। प्रीलिम्स में हालाँकि क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। जैसे कल की क्लास में हम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे थे और वहाँ हमने बात किया कि तथ्यात्मक चीज़ें तो पूछी जाती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो शेयर होता है मॉडर्न इंडिया में, प्रीलिम्स में भी, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्ट्स का होता है। ये चीज़ आपको एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर में नहीं दिखाई देगी। यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कई सारे तथ्यात्मक प्रश्न भी यहाँ पर होते हैं। तो प्रीलिम्स जो आर्ट एंड कल्चर से या एंशिएंट से जुड़ा हुआ है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है मॉडर्न के कंपैरिजन में। तो हमको ये प्रैक्टिकलिटी ध्यान में रखना है कि जब हम हिस्ट्री को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आर्ट और कल्चर वाला जो हिस्सा है वो मेंस में हमारे लिए बहुत स्कोरिंग होगा, क्योंकि जनरली मेंस में स्टूडेंट्स उसके आंसर बहुत अच्छे लिख नहीं पाते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से समझ रखा है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होगा। हालाँकि प्रीलिम्स में ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी डाइसी हो सकती है, ये प्रैक्टिकैलिटी दिमाग में हमको रखनी है। क्योंकि बहुत बार अगर हम ये सोचें कि हमने सब पढ़ लिया है, तो हम सारे सवालों का जवाब दे ही देंगे। तो एग्ज़ाम में हम बहुत टेकन अबैक फ़ील करते हैं कि अचानक से जब हम ऐसे प्रश्न देखते हैं जो बहुत ट्रिकी हों, तो मेंटली हमको ये लगता है कि अरे ये तो नहीं आ रहा है, क्या हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा? क्या पेपर खराब हो जाएगा? और जब हम प्रीलिम्स दे रहे होते हैं तो साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वहाँ, कि आप जब वहाँ बैठे हैं उन घंटों के दौरान, तो आप कितने स्टेबल माइंडसेट के साथ में बैठे हुए हैं। तो हमको इन चीज़ों को पहले से ध्यान में रखना है कि हम ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला एंगल कला और संस्कृति में होता है, इसको लेकर के चलें। अब इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी कुछ ट्रेंड्स हैं, जिसको आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। क्या ट्रेंड्स हैं? जैसे अगर आप प्रश्नों को एनालाइज करेंगे तो आपको लगभग 80% प्रश्न, उससे ज्यादा ही शेयर है, ये मैं कम आपको नंबर बोल रही हूँ, 4 हिस्सों से पूछे जाते हैं। एक साहित्य से पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पढ़ते हुए हमको क्या ध्यान में रख लेना है कि जब भी हम पढ़ रहे हैं, और ये हम प्योरली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, कि जब भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी काल के साहित्य के बारे में, महत्वपूर्ण स्थल और उन स्थलों से जुड़ी हुई जानकारी, शब्दावली और दर्शन, बहुत बड़ा आपका प्रश्नों का शेयर इन चारों हिस्सों से आता है। अब स्टूडेंट्स जब जनरली एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। जब हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो हमको फिलॉसफी के बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता होती है कि किस तरह का दर्शन जब प्रतिपादित किया गया तब था, किस तरीके से उस दर्शन का विकास हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स जनरली बुद्ध ने क्या कहा वहां पे अपना डिस्कशन खत्म कर देते हैं। बौद्ध दर्शन का बहुत बड़ा विकास बुद्ध की मृत्यु के बाद भी हुआ है। इनफैक्ट जो चीजें बुद्ध कह रहे थे उसके बिल्कुल विरोधात्मक चीजें हमको बौद्ध दर्शन में एक वक्त के बाद देखने को मिलने लगती हैं। तो कैसे वो पूरा विकास हुआ, बुद्ध पे हमको अपना डिस्कशन खत्म नहीं करना है, उसको पढ़ने के बाद किस तरीके से उस दर्शन का विकास हुआ, जो उसके कंटेम्पररीज थे, जो भी उसके समकालीन दर्शन थे, उनके साथ बौद्ध दर्शन का कैसा संबंध था, किन चीजों पर सहमत होते थे, किन चीजों पर असहमत होते थे, ये सारी चीजें भी हमको मालूम होनी चाहिए। तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ दर्शन, वेदों की खिलाफत करने वाले जो भी दर्शन थे, उनमें बौद्ध दर्शन को आपको बहुत ज्यादा प्रधानता देनी है। जैन दर्शन को भी हमको
पढ़ना है। इनफैक्ट अगर आप बहुत बड़े लेवल पे क्वेश्चंस देखें दर्शन से, तो बौद्ध दर्शन के आसपास आपको घूमते हुए नजर आएंगे। जब शब्दावली और स्थल पढ़ रहे हैं तो दो तरह की शब्दावली और स्थलों को हमको पढ़ना है, एक आर्थिक महत्व की और दूसरी सांस्कृतिक महत्व की। तो इस तरीके से जब आप चीजों को ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो आपको ये चीज थोड़ी इजी लगने लग जाएगी। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ा आपको उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी नजर आने लग जाएगी। कहाँ से पढ़ना है? अब जब आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ट्रिकी चीज हो जाती है। मॉडर्न में आप पढ़ेंगे तो फिर भी आपने तथ्यों के लिए थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को रेफर कर लिया, कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो आप बेटर पोजीशन में होते हैं। ये चीज कला और संस्कृति में नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई एक ऐसा सोर्स नहीं है जो कम पढ़ाई में आपको ज्यादा फायदा दे सके। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो भी क्लास कंफर्टेबल लगती है आपको, आप उस क्लास को पढ़ें और उसके आधार पर अपनी तैयारी को करें। क्योंकि क्लास नोट्स में क्या होगा कि आपको एक जगह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। किताब आपको कौन सी पढ़नी चाहिए? कला और संस्कृति की 11वीं क्लास की आती है, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, तो उसको आप एक दफा पढ़ लें। हालांकि वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी बेहतर दे देगी, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। जितना हेल्पफुल मॉडर्न में होती हैं उतना आपको इस हिस्से में हेल्प शायद ना मिले। इसके अलावा 11वीं क्लास की जो आपकी आर एस शर्मा वाली एनसीईआरटी है पुरानी, उसको आप पढ़ें। लेकिन उसको पढ़ते हुए भी हमको केयरफुल रहना है। क्यों केयरफुल रहने की जरूरत है? बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं। अब जैसे कोई नए स्थल के बारे में हमको पता लग गया, साहित्य के बारे में कोई हमको नई जानकारी मिल गई, अगर किताब अपडेटेड नहीं होगी तो आपके पास नॉलेज जो होगी वो पुरानी होगी। लेकिन यूपीएससी तो अपडेटेड आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रही है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है। तो इन जगहों पर क्लासेस हेल्पफुल हो जाती हैं, क्योंकि ये चीजें आपको क्लास से ही मालूम पड़ जाती हैं। तो इनको जब एनसीईआरटी पढ़ें तो वहां पर भी आप चेंजेस उसमें करते चलें। साथ ही साथ आपको करंट पे बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए। जैसे स्थल हमने आपको यहाँ पर बताया, आप देखेंगे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, 2023 में यूपीएससी ने मुजिरी की साइट है उसके ऊपर प्रश्न पूछा था। एक्सकवेशन चल रहा था, 2 आर्टिकल्स द हिंदू में आए थे उस साइट से रिलेटेड, यूपीएससी ने उस पर सीधा प्रश्न पूछ दिया। मांगडू की साइट 2024 में उन्होंने पूछा हुआ है, अगेन एक्सकवेशन चल रहा था, उस साइट पर उन्होंने प्रश्न पूछ दिया। तो करंट में क्या चीजें हैं कला और संस्कृति से जुड़ी हुई, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखेंगे तो आप तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर पोजीशन में होंगे। फिर भी एक आध प्रश्न आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको लगे कि अरे ये तो हमको नहीं आता है, तो इसके लिए भी हमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। प्रीलिम्स में जाहिर सी बात है कि हर प्रश्न को हल करना ऐसे भी संभव है नहीं, तो एक जो ट्रिकी एरिया है वो हमारा कला और संस्कृति का हिस्सा उसमें रहता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ें। अब चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे गए। जनरली अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो कला और संस्कृति से प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहती है। 2025 में यूपीएससी ने प्रश्नों की संख्या थोड़ी यहाँ पर घटाई है और मॉडर्न में प्रश्नों की संख्या उन्होंने बढ़ा दी है। तो यहाँ देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए। जैसे एक ये प्रश्न पूछा गया तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसका जवाब देना तुलनात्मक रूप से काफी मुश्किल था। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। जब हम जनरली क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तो क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज्यादा रॉयल्टी के साथ में जुड़ा रहा, धीरे धीरे करके समाज के कुछ तबकों में फैला भी है, लेकिन वो तबके भी कल्चरली एलिट रहे हैं। अगर इकोनॉमिकली एलिट ना भी हों तो कल्चरली एलिट रहे हैं। तो समाज में बहुत जो निम्न वर्ग के लोग हों या कल्चरली एलिट ना हो, उन तक क्लासिकल म्यूजिक की पहुंच थोड़ी मुश्किल रही है। अब जब हम 20वीं शताब्दी में आते हैं तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जैसे लोग हैं, भातखंडे जैसे लोग हैं, इन लोगों ने म्यूजिक को आम लोगों के लिए भी खोलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जैसे अगर आप आज देखें तो गंधर्व महाविद्यालय, अगर आप दिल्ली में जाएं खास तौर पे, तो गंधर्व महाविद्यालय और भातखंडे महाविद्यालय, ये दो आपको म्यूजिक सिखाने वाले बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। तो अब जिनकी म्यूजिक में अच्छी समझ हो वो फिर भी इन चीजों के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। अदरवाइज यूपीएससी में म्यूजिक पढ़ते हैं हम, लेकिन म्यूजिक पर आपको सामान्य तौर पर सवाल मिलेगा नहीं, तो इतने डिटेल में जा करके पढ़ना थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी रहता है। जनरली स्टूडेंट्स इसको
अवॉइड करते हैं। ये न्यूज़ में भी रहा था लेकिन 2023 में। तो अब अगर कोई बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहा हो और उसको बहुत फैक्चुअल चीज़ें याद रह जाती हों, तो वो बेहतर पोजीशन में होंगे। अदरवाइज़ ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर दे देते थोड़ी जानकारी के साथ, वो दे देते दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी एक बहुत पुराना गंधर्व महाविद्यालय है, 1939 में खोला गया था। लेकिन वो पहला नहीं है, जो पहला खुला था वो खुला था लाहौर में। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इस लिहाज से फैक्चुअल है, आपको मालूम है तो मालूम है, अदरवाइज मुश्किल होगी, क्योंकि ये सारे ग्वालियर है, उज्जैन है, ये सब म्यूजिक के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं ऐतिहासिक रूप से। तो इसका जवाब है हमारा लाहौर डी। एक टफ क्वेश्चन के साथ उन्होंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, इसको हड़प्पन डांसिंग गर्ल भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के साथ में संबंधित है। अगर स्पेसिफिक स्थल पर जाएंगे तो मोहनजोदड़ो से हमको नाचती हुई लड़की जो डांसिंग गर्ल है वो मिलती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? तो कांसा, इसमें तो कुछ डिस्कशन जैसा है नहीं, क्योंकि ब्रॉन्ज ये इमेज है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। आपने सिंपली एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, तो हर जगह ब्रॉन्ज स्टेच्यू, कांसे की डांसिंग गर्ल, ये शब्द हमेशा साथ में आता है। तो यहाँ जो हमारा जवाब होगा वो होगा कांसा। ये क्लियर है? तो ये भी सिंपल फैक्चुअली है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कठिनाई का स्तर बिल्कुल भी नहीं है। कार्नेलियल एक एक तरीके का ये भी पदार्थ होता है जिससे बहुत सारे बीड्स बनाए जाते थे, मन के बनाए जाते थे, जो गहनों में प्रयोग होते थे। बाकी ये मिट्टी हो गया, मृतिका हो गया, सोना, कांसा। क्लियर है ये? तो इन सब के हमको सामान मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। मूर्तियां जो हमको मिलती हैं मिट्टी की मिलती हैं और कांसे की मिलती हैं। हड़प्पन जो डांसिंग गर्ल है जो मोहनजोदड़ो से हमको प्राप्त होती है वो कांसे की बनी है। लुप्त मोम विधि का प्रयोग करते हुए इसको बनाया गया है। क्लियर है ये? तो ये दो प्रश्न आपको कला और संस्कृति से मिलते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत से भी पूछे गए हैं, वो आप अलग सेशन में उनको पढ़ेंगे। चलें 2024 पर आ जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक प्रश्न तो अनप्रिडिक्टेबल था, जो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप देखें तो साइट और कल्चर, मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है, मूर्ति संस्कृति का हिस्सा होती है, तो स्थल से संबंधित प्रश्न पूछा इन्होंने और संस्कृति से संबंधित प्रश्न इन्होंने पूछा है। 2024 निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? भास की एक और रचना स्वप्न वासव दत्ता पर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। यहाँ इन्होंने भास की दूसरी रचना के ऊपर प्रश्न पूछा। तो जैसा हम पिछले सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे कि जब यूपीएससी पहली दफा क्वेश्चन पूछती है तो तुलनात्मक रूप से सिंपल पूछती है। अगर एक ही राइटर पर बार बार पूछ रहे हैं तो हमको उनकी अन्य रचनाओं के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। स्वप्न वासव दत्ता पर पूछा है और बहुत प्रमुख रचनाकार रहे हैं भास। इनको कई सारे इतिहासकारों द्वारा, कई सारे लेखकों द्वारा ये भी कहा जाता है कि नाटक के एक तरीके से पिता के रूप में इनको देखा जाता है। तो इस संदर्भ में भास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान संस्कृत नाटकों में रहा है। तो यहाँ हमसे ये पूछा है कि इनकी रचना कौन सी है, और हमको यहाँ 4 नाम दे रखे हैं इन्होंने: काव्यालंकार, नाट्य शास्त्र, मध्यम व्यायोगः और महाभाष्य। तो एक तरीका हो सकता है कि हम एलिमिनेट करने की कोशिश करें, एक तरीका हो सकता है कि हमको बिल्कुल पता हो भास की रचनाएं क्या हैं, और ये पता होनी चाहिए। जब हम भास की रचनाओं की बात कर रहे हैं तो स्वप्न वासव दत्ता, मध्यम व्यायोगः, उरुभंगम, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। दूसरा एलिमिनेशन का तरीका भी हम अपना सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर बाकी रचनाएं ना भी पता हो तो 2 तो हमको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, नाट्य शास्त्र और महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने महाभाष्य की रचना की है। संस्कृत व्याकरण के ऊपर ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। तो पाणिनि करके एक रचनाकार थे जिन्होंने रचना की है अष्टाध्यायी की, और अष्टाध्यायी के ऊपर ही टीका लिखी पतंजलि ने, और उस टीका का नाम है
भाष्य। तो ये बहुत प्रमुख रचना है जब हम प्राचीन काल से संस्कृत व्याकरण के ऊपर लिखे गए ग्रंथों की रचना किए गए ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। तो ये अगर हमको पता है तो हम बता सकते हैं भाई ये भास की तो नहीं है। दूसरी चीज है नाट्य शास्त्र। अगेन भरत मुनि, नाट्य शास्त्र भी हमको पता होना चाहिए। ये पोस्ट मौर्यन पीरियड से बहुत प्रसिद्ध रचना रही है, जिसमें हमको जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स थे उस समय, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, इन सब चीजों, या नाटक है, नाटिका है, किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस किया जाता है, किस तरह की ऑडियंस इनको सुनती है, किस तरह के जगहों पर परफॉर्म किया जाता है, इन सब से संबंधित हमको बहुत डिटेल्ड जानकारी मिलती है नाट्य शास्त्र में। तो नाट्य शास्त्र भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब दो चीजें बचती हैं, या तो हमारा जवाब होगा काव्य अलंकार, या तो हमारा जवाब होगा मध्यम व्यायोग। काव्य प्लस अलंकार, ये जो रचना है भामह की रचना है, अगेन संस्कृत व्याकरण पर ये रचना है। और यहाँ लॉजिकली हम एक चीज लगा सकते हैं, अगर हमको भास की रचनाएं ना पता हो, कि ये संस्कृत व्याकरण के ऊपर रचना है। ये भास जो है वो नाटकों को लिखा करते थे, नाटकों की रचना किया करते थे। तो हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर एलिमिनेट करने की और कोशिश करें तो काव्य अलंकार एलिमिनेट हो जाएगा, अगर हमको भास की अन्य रचनाएं स्वप्न वासव दत्ता के अलावा ना भी मालूम हो तब भी। और अगर नहीं कर पाते हैं तो भी 50-50 कम से कम चांस है, अगर हमको रिस्क लेना पड़े तो हम इस क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं। इस रचना के अलावा एक और भास की बहुत प्रमुख रचना है, स्वप्न वासव दत्ता यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, मध्यम व्यायोग यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया। तीसरी रचना जो इनकी बहुत प्रसिद्ध है उरुभंगम, उसको आप ध्यान में रखिएगा, महाभारत के एक प्रसंग से प्रेरित रचना रही है। ये क्लियर है? इनके टाइम पीरियड पर विवाद है काफी ज्यादा, तो इनको कालिदास के पहले रखा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है उस पर विवाद है। ठीक है, कई सारे रचनाकारों में इस मामले में विवाद रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इन लोगों का टाइमलाइन असर्टन कर पाना। खुद ये अपने बारे में बताते नहीं थे। ये जो हमारे यहाँ के एक्चुअली रचनाकार हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके ऊपर लेख लिखा गया है, जिसमें ये चीज़ आर्ग्यू किया गया है कि जो भारत में बहुत प्रमुख रचनाकार हुए हैं ऐतिहासिक तौर पे, बहुत प्रमुख जो हमारे यहाँ पर मंदिरों को बनाने वाले हो गए, जैसे रथकार वगैरह, कई सारे ऐसे लोग रहे हैं। सूत्रधार शब्द का प्रयोग किया जाता है इंजीनियर्स के संदर्भ में। इनमें सेल्फ एफेसमेंट का एक तरीका रहे। सेल्फ एफेसमेंट का मतलब क्या हुआ, अपने खुद की आइडेंटिटी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना। जैसे अगर आप कालिदास के बारे में बात करें, कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, 8-9 रचनाएं तो हम क्लास में ही पढ़ते हैं कालिदास की। तो कालिदास की इतनी सारी रचनाओं के बावजूद अगर कालिदास के व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप जानना चाहें, तो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमको ये चीज मालूम होता है कि संभवतः वो शिव भक्त थे। कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि अपने सारी रचनाओं की शुरुआत में शिव की उपासना से वो अपनी रचनाओं को शुरू करते हैं। कहाँ के रहने वाले थे इस संदर्भ में ये अनुमान ही लगाया जाता है, वो खुद नहीं कह रहे हैं। उज्जैन के रहने वाले हो सकता है रहे हूं, क्योंकि उज्जैन के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। बाकी सारी जो चीजें हैं वो इमेजिनेशन है। जैसे अगर आप पढ़ें मोहन राकेश को, तो उनकी आषाढ़ का एक दिन, उसमें आपको वो फिक्शनल रचना है, वो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जब हम इन राइटर्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि इन्होंने मास्टरपीसेस की रचना की है, लेकिन इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, इनके टाइमलाइन के बारे में जानकारी कई दफा प्राप्त कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और भास ऐसे ही रचनाकारों में से एक रचनाकार रहे हैं। ये क्लियर है? चलें आगे आते हैं। तो ये प्रश्न हो गया हमारा लिटरेचर पर। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु, जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? ये प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछा गया है। संघभूति जो एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु रहे हैं। हालांकि अब बुद्धिज्म पे देखिए यही मसला आता है कि आपको लिटरेचर बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, इसलिए आप बुद्धिज्म की क्लास में भी देखिए हमने पूरा आपको एक लिस्ट दिया हुआ है जहाँ बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन्ड है। तो यहाँ पे हमारे लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि यूपीएससी बहुत डिटेल में जा करके चीज़ों को पूछता है, लेकिन ये चीज़ हमको पढ़नी पड़ेगी। तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि संघभूति ने किसकी रचना की थी। इसमें अगर आप चाहें एलिमिनेट करना, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं प्रज्ञा पारमिता सूत्र, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी
नागार्जुन ने, और यूपीएससी ने नागार्जुन के नाम पर भी प्रश्न 2023 में ही इनफैक्ट नागार्जुन पर उन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है। तो उस हिसाब से आपका ये एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर आपको रचनाकारों का नाम मालूम होने जरूरी होंगे। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना करने वाले व्यक्ति रहे हैं नागार्जुन। विशुद्धि मग्ग की रचना किसने की है? बुद्ध घोष। बुद्ध घोष करके एक व्यक्ति हैं, अगर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ें तो उसमें आपको ये सारे नाम मिलेंगे। विशुद्धि मग्ग की रचना की गई है बुद्ध घोष के द्वारा। ललित विस्तार के किसी एक राइटर के बारे में बात नहीं की जाती है। यहाँ किसी को भी ट्रेडिशनली एस्क्राइब नहीं किया गया है, बहुत सारे लोगों ने मिल करके ये रचना की है। सारवस्तिवाद विनय ये जुड़ा हुआ है संघभूति के साथ। अगेन लिटरेचर पर प्रश्न है, बहुत फैक्चुअल प्रश्न ये भी रहा है। चलिए, भाष्य माने कमेंट्री, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना। जैसे कोई एक लेख लिखा गया, उस लेख के ऊपर टीका करने वाले लोग की इसको एक्सप्लेन करते हुए और डिटेल में लिखना, उसको कहते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, करंट से पूछा गया प्रश्न है। अगर आप करंट में जो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये तो हमको ध्यान में रखना होता है। देखिए, इन चीज़ों में हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखें कि किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछता ही है। कोई अगर ऐसा साइट है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है, दो लिस्ट होती है, एक विश्व धरोहर सूची होती है और दूसरी टेंटेटिव लिस्ट होती है। तो इन दोनों के डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका अंत में लेक्चर होता है, जो पीटी 365 आपकी आती है, आप उसको एक बार रेफर कर लें, वहाँ पे ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसाला के पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। उपर्युक्त में से कितनी संपत्तियों को 2023 में शामिल किया गया? कुछ मालूम है आपको? ये चारों ही यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगर ये पूछा गया होता कि कितने विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो हमारा जवाब होता सभी चार। लेकिन 2023 में किसको शामिल किया गया है? वो है शांति निकेतन और होयसाला के पवित्र मंदिर समूह। रानी की वाव 2014, बोध गया मंदिर परिसर 2002। तो ये पहले से ही विश्व धरोहर सूची में शामिल रहे थे। तो यहाँ करंट का हमारा प्रश्न है शांति निकेतन और होयसाला के पवित्र मंदिर समूह। होयसाला के पवित्र मंदिर समूहों का निर्माण होयसाल के राजाओं द्वारा कराया गया है। हालेबिदु, बेल्लूर, होयसालेश्वर ये जगहें हैं कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ये सब स्थित हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर में ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, इसको अलग से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि आप अलग से याद करें। टेम्पल आर्किटेक्चर में ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में करते हैं। महाबोधि मंदिर परिसर की यदि हम बात करें तो गुप्त काल में एक श्रीलंका का राजा है, मेघवर्मन नाम है उसका, जो समुद्रगुप्त से इजाजत मांगता है कि हम बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाना चाहते हैं। बाद में कई दफा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है उसको, लेकिन अगर हम सबसे पहले हिस्टोरिकली इसको ट्रेस करें तो मेघवर्मन के नाम के साथ में ट्रेस किया जा सकता है। रानी की वाव की अगर हम बात करें तो रानी उदयमती करके होती है, सोलंकी जो राज्य है उससे संबंधित होती हैं, उनके द्वारा रानी की वाव का निर्माण कराया गया था। शांति निकेतन, टैगोर। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, ये चारों ही विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, लेकिन 2023 में केवल 2 संपत्तियों को शामिल किया गया है। तो हमारा जवाब यहाँ हो जाएगा बी। तो साइट प्लस करंट, ये हमारा थीम यहां से निकलता है। 2024 में ही एक और जो हमसे प्रश्न पूछा गया है, दर्शन से भी ये संबंधित है और साहित्य से भी संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कथन दिया है? उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी पैराबॉल नहीं है। ये सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है। अगर आप देखिए, हमको जो कहानियां भी सुनाई जाती हैं, अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो बहुत सारी कहानियां हमको धर्म ग्रंथों से सुनाई जाती हैं, और ख़ास तौर पे यदि यहाँ क्योंकि हिंदू धर्म से संबंधित ये रचनाएं हैं इसलिए हम हिंदू धर्म का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। यदि आप देखें तो बहुत सारे समय हमको बहुत सारी कहानियां जब सुनाई जाती हैं तो एक पूरा लंबा चौड़ा कहानी सुनाएंगे और फिर बोलेंगे इससे क्या सीख मिलती है, तो इससे ये सीख हमको
मिलती है। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? इसी तरह के रचनाओं से आ रही हैं। रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, इन सब से इन कहानियों को सुनाया जाता है। इसके अलावा कई सारी, जैसे जानवरों की आप अगर कहानियां देखें, पंचतंत्र, वहां से निकल करके आती हैं। तो ये बात कहना कि कोई नीति कथा नहीं है, ये एक तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और दूसरा लॉजिकल भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो हम लॉजिक से बता सकते हैं कि ये गलत है। देखिए, एंशिएंट के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ाते हुए भी ये चीज बताते हैं कि एक्सट्रीमिटी में हमको कभी नहीं जाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हम इतने बड़े उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं जहां इतनी ज्यादा विविधता रही है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कुछ तो उपस्थित होगा। पढ़ते हुए भी हम लोग बार बार बात करते हैं कि जब पितृसत्तात्मक ढांचा, बहुत सिंपल एग्जांपल है, पितृसत्तात्मक ढांचा आ रहा है, उस ढांचे में भी हमको विरोध की आवाज मिलती है। जब मोनार्की आ रही है, राजतंत्र आ रहा है, उस राजतंत्र में भी हमको विरोध की आवाज मिलती है। जब कहा जा रहा है कि 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों में से क्षत्रिय का काम है रूल करना, उसी देश में हमको मौर्य साम्राज्य मिल रहा है जो समाज के निचले तबके से आ रहा है, गुप्त साम्राज्य मिल रहा है जो वैश्य वर्ण से संबंधित है। तो हमको विरोध की आवाज लगातार यहाँ पर मिलती रही है, जो हमको दिखा रहा है कि अलग अलग पक्ष उपस्थित रहे हैं। तो उस जगह पे अगर ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिए जाएं कि ऐसा है ही नहीं या सिर्फ ऐसा ही था, तो वो तो हम लॉजिकली बता सकते हैं कि गलत है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में हमको थोड़ा टाइमलाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ इन्होंने लिखा है, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ हमको पता होना चाहिए कि क्या हमारा टेक्सचुअल ट्रेडिशन चल रहा है। तो जैसे जब हम टेक्स्ट्स की बात करते हैं तो हम वैदिक काल से शुरू करते हैं। वैदिक काल में हम पढ़ते हैं वेद, वेदों की हम फिर गद्यात्मक व्याख्या पढ़ते हैं, जो होता है हमारा ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथों को हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो इसमें मिस्टीरियस एलिमेंट्स रहे थे, उनकी व्याख्या हमको आरण्यक में मिलती है, और आरण्यक से ही आगे निकल के बनते हैं उपनिषद। तो ये हमारे पास टाइमलाइन रहता है। जब हम पुराणों पर आते हैं तो हम गुप्त काल में बात करने लगते हैं कि इस वक्त पर पुराणों की रचना हुई थी। तो हमको अगर टाइमलाइन बेसिक पता हो तो हम बता सकते हैं कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। देखिए, यहाँ बहुत ये सिंपल स्टेटमेंट है। क्यों सिंपल स्टेटमेंट है? क्योंकि यहाँ आपको इन्होंने ईयर नहीं दे रखा है, उस तरीके से इन्होंने चीजों को हमसे नहीं पूछा है। इन्होंने बहुत एक ब्रॉड स्टेटमेंट दिया है कि उपनिषद पहले रचे गए, उसके बाद से पुराण आते हैं। तो अगर आप लॉजिकली देखें, आपको बेसिक जानकारी थोड़ी साहित्य की होगी, तो आप स्टेटमेंट 2 बता सकते हैं कि सही है। क्लियर है ये? तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होंगे? केवल 2। देखिए, अगर आप ये एक्सट्रीम वाला भी सॉल्व कर लें तो 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही देंगे, पहला वाला और तीसरा वाला। आपको फिर देखना होगा कि ये सही है कि नहीं है, फिर आप ये बता सकते हैं कि हमारा जो जवाब है वो जवाब होगा बी। क्लियर है ये? तो 2024 में अगर हम कला और संस्कृति से देखें तो 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, ये 3 और 4 प्रश्न पूछे गए हैं। साहित्य, बौद्ध साहित्य, साइट्स, स्थल प्लस करंट। तो करंट में जो साइट्स हमारी न्यूज में रही हैं, साहित्य। दर्शन से संबंधित साहित्य है, तो साहित्य में भी आप चाहें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें भी अगर हम एक सब थीम बनाएं तो एक बौद्ध साहित्य पे पूछा गया, एक हिंदू धर्म से जुड़े हुए साहित्य पर पूछा गया। क्लियर है ये? चले, अब आते हैं 2023। बौद्ध दर्शन यूपीएससी का फेवरेट हिस्सा है, वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। प्रश्न पूछा गया है आर्किटेक्चर के ऊपर, लेकिन आर्किटेक्चर संबंधित है बौद्ध दर्शन से। क्या इन्होंने हमसे कहा है बताने के लिए? प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 का इनफैक्ट अगर आप साल ध्यान में रखें तो 5 प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ बौद्ध दर्शन पे आए हैं। तो कुछ प्रश्न आप इसमें से एंशिएंट इंडिया में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम ये प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक साल में एक सब्जेक्ट जो पूछा गया, उसमें हिस्ट्री में भी आप देखें तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम 4 हिस्से पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न। उसमें बौद्ध दर्शन सिर्फ एक टॉपिक है और 5 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बौद्ध दर्शन से पूछा गया है। तो आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ सकते हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं किस कथन पर विचार करने के लिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है।
स्तूप, चैत्य, विहार ये सब बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ स्थापत्य है। लेकिन जब हम स्तूप की संकल्पना की बात करते हैं तो एक मिट्टी के टीले नुमा संरचना की बात शुरुआती दौर में आती है और इसका जिक्र कूप शब्द के साथ हमको वेदों में ही मिलने लगता है। तो संकल्पना मूलतः बौद्ध नहीं है, बौद्ध दर्शन ने इसको एक नया अर्थ प्रदान किया है। ये चीज हमको यहाँ से ध्यान रखना है। तो यदि हम संकल्पना की बात करें तो ये मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं है, संकल्पना हमको वेदों में ही दिखाई देती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? स्तूप आम तौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। माने कि रिलिक्स जो अवशेष हैं, बुद्ध के अवशेष हो गए, बुद्ध के जो द्वारा प्रयोग की जा रही वस्तुएं हो गई, जैसे मान लीजिए कि जिस कटोरे का वो प्रयोग किया करते थे भिक्षा मांगने के लिए, उसको रख दिया, या उनके जो करीबी शिष्य रहे थे उन शिष्यों के अवशेष हो गए, उनके द्वारा प्रयोग की जा रही सामग्री हो गई, उसको रख करके और उसके ऊपर ऐसे संरचना स्तूप की बनाना, ये रहा था स्तूप। आम तौर पर कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमेशा ऐसा ही होता था, आम तौर पर ऐसा होता था। तो आम तौर पर ये चीज रही है। जब हम स्तूप के बारे में पढ़ते हैं तो हम अलग अलग स्तूपों के बारे में पढ़ते हैं। शारीरिक स्तूप होता है, माने जो हमारे शारीरिक अवशेष हैं उसको रख के उसके ऊपर स्तूप बनाया गया। पारिभोगिक स्तूप की हम बात करते हैं, माने जो उपभोग की वस्तुएं रही हों उसको रख के उसके ऊपर स्तूप बनाया गया। मनौती स्तूप की हम बात करते हैं फिर, कि अगर किसी ने मान लीजिए कोई मनौती मांगी हो, पूरी हो गई, उसके बाद उन्होंने स्तूप बनवाया हो। तो आमतौर पर यदि हम बात करें स्तूपों की तो अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तो ये स्टेटमेंट सही होगा हमारा। अगला क्या है? बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। दोनों तरह की चीजें लिख दी इन्होंने। स्मारक संरचना, अगर हम शरीर के अवशेषों को, उपभोग की गई वस्तुओं को अगर हम वहां पर रख के और उसके ऊपर स्तूप बनाए तो यादगार संरचना हो गई, वो माने स्मारक संरचना हो गई। अगर स्मारक नहीं है तो संकल्प अर्पित है कि हमने मनौती मांगी है कि भाई हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ पर स्तूप बनाएंगे। तो इन्होंने दोनों शब्द यहाँ पर लिख दिए, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। अगर लिखा होता केवल संकल्प अर्पित संरचना होती है, गलत हो जाता। केवल स्मारक संरचना होती है, गलत हो जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्कोप को ओपन रखा है, यहाँ भी आम तौर पर लिखकर स्कोप को इन्होंने ओपन रखा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही होंगे? केवल 2। पहला वाला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। 2023 में ये प्रश्न है संगम कविताओं से। संगम काल भी यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया है। संगम स्थलों पर प्रश्न पूछते हैं, संगम साहित्य पर प्रश्न पूछते हैं। मेंस में भी इनफैक्ट 2013 में उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि संगम साहित्य में हमको किस प्रकार की जानकारी अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में मिलती है। यहाँ इन्होंने शब्दावली हमसे पूछ ली। क्या शब्दावली पूछी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट्ट किरुताल की प्रथा को स्पष्ट करता है? वट्ट किरुताल इन्होंने हमको शब्द दिया है। बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, संगम साहित्य पढ़ते हुए भी ये डिफिकल्टी थोड़ी स्टूडेंट्स को आती है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी, साहित्य का नाम सब हमारा तमिल में होता है। और उत्तर भारत में खास तौर पर यह समस्या आती है क्योंकि दक्षिण भारतीय भाषाओं से थोड़ा परिचय कम रहता है। तो वट्ट किरुताल का अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि भाई या तो हम एक एक मीनिंग बैठ के याद करें शब्द का। दूसरा चीज जो हम पढ़ाते हुए कई दफा कहते हैं कि किसी भी समय के एसेंस को समझो, कि हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, जिस जगह की बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या था। तो जैसे जब हम संगम काल की बात करते हैं तो हम बार बार ये बात करते हैं कि यहाँ पर युद्ध बहुत महत्वपूर्ण रहा था। 3 राज्य हमको देखने मिलते हैं जो चोल, चेर और पांडे हैं। तीनों आपस में लड़ते रहते थे अपने क्षेत्रीय प्रसार के लिए। इसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़कर देखेंगे तो कई सारे जो वहाँ पे पशुचारक वर्ग रहा करते थे वो एक दूसरे के साथ पशुओं के प्राप्ति के लिए लड़ा करते थे। तो वो जो सोसाइटी रही थी, उस सोसाइटी में युद्ध का बहुत ज्यादा महत्व रहा था। कहीं भी जब युद्ध लड़ा जाएगा तो हम हारने के लिए तो युद्ध लड़ेंगे नहीं,
युद्ध जीतने के लिए लोग लड़ते हैं, एक हारता है एक जीतता है, वो तो एक गिवन फैक्ट है, लेकिन दोनों में से कोई ये सोच के नहीं लड़ रहा होता है कि हम हारने के लिए लड़ रहे हैं। लोग लड़ते जीतने के लिए ही हैं। तो जीत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम संगम काल के बारे में पढ़ते हैं इनफैक्ट, तो साहित्य के अलावा जब हम पुरातत्व पर जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि पुरातात्विक अवशेषों में हमको हीरो स्टोन्स मिलते हैं। हीरो स्टोन्स को नड़ुकल कहते हैं तमिल में। तो हमको नाड़ुकल या नटुकल ये मिलते हैं। सती स्टोन्स माने सती कल हमको मिलते हैं। तो जो हमारे नाटुकल या नाडुकल होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें हीरो को दिखाया गया होता है, हीरो की पूजा की जा रही होती है, और ये परंपरा है वहां पर हीरो की पूजा करने की। अब हीरो कौन होगा किसी भी समाज में? जो या तो युद्ध में जीत जाए या तो मृत्यु प्राप्त कर ले, हार के वापस ना आए। हार के वापस आने वाले व्यक्ति को हीरो के तरह से नहीं पूजा जाता है समाज में। मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, इन सब का अनफॉर्चुनेटली एक पैमाना बना दिया गया है, और उस पैमाने पर यदि कोई खरा नहीं उतर रहा है तो उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो अगर कोई राजा हार जाएगा इस समाज में तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा, वो पश्चाताप करेगा कि भाई मैं जिंदा वापस कैसे आ गया, वो अपना जीवन खत्म करने का प्रयास करेगा। अगर आपने एसेंस समझा होगा तो इस प्रश्न में एलिमिनेट करना चीजों को थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। क्या इन्होंने दिया है, राजाओं द्वारा महिला अंग रक्षिकाओं को नियुक्त करना, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। एकत्र होने को संगम कहते हैं, उसी से संगम काल नाम आता है। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। तो हम लॉजिक से थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न पे पहुंच सकते थे, हालांकि ये प्रश्न कठिन प्रश्नों की श्रेणी में ही आएगा। अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा करके देखें तो हम ये सोच सकते थे कि अच्छा, ये अगर यूपीएससी ने पूछा है तो किसी ऐसी प्रथा को तो नहीं पूछा होगा जिसका कोई बहुत महत्व ना हो उस समाज में। पूछेंगे तो कोई ऐसी चीज ही पूछेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समाज के लिए क्या रहा था? युद्ध में लड़ना, युद्ध में जीतना। जो युद्ध में हारे उसको हेय दृष्टि से देखना। तो जो युद्ध में हार गया वो आनुष्ठानिक मृत्यु का वरण करेगा। यही थी वट्ट के रुताल की प्रथा, जो हमको डी ऑप्शन में मिलती है। अच्छा, एक यहाँ पे लॉजिकली ये जो स्टेटमेंट लिखा है, आंसर तो हमारा डी है, लेकिन लॉजिकली थोड़ा सा इस स्टेटमेंट पर बात करते हैं। राजाओं द्वारा महिला अंग रक्षिकाओं को नियुक्त करना। जनरली जब हम वुमेन के बारे में बात करते हैं तो हम सोसाइटी में ये देखते हैं कि जहाँ भी पितृसत्तात्मक ढांचा रहा है वहाँ औरतों को पब्लिक लाइफ से अलग रखा गया होगा, हमारा ये व्यू जनरली होता है। तो क्या प्राचीन भारत में हमारे या मध्यकालीन भारत में कभी ऐसी परंपरा रही है कि औरतों को नियुक्त किया गया हो अंग रक्षिका की तरह से? आपको लगता है कभी नियुक्त कर सकते हैं? आदमियों के लिए औरतों को क्यों नहीं कर सकते? औरतों के लिए आदमियों को कर सकते हैं? ये ही रेफरेंस पर हम आना चाह रहे हैं। देखिए, अर्थशास्त्र कहीं भी किसी मौर्य राजा का जिक्र तो नहीं करता, ना ही मौर्य साम्राज्य का जिक्र करता है। लेकिन अर्थशास्त्र ये कहता है कि राजाओं को अपने जो अंगरक्षकों का पूरा एक सर्कल है, वो अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करता है, और वो कहता है कि एक सर्कल में महिलाओं को भी नियुक्त करना चाहिए। क्यों महिलाओं को भी नियुक्त करना चाहिए? क्योंकि देखिए, दो तरह की चीजें हैं। जब अर्थशास्त्र जैसे टेक्स्ट्स बात करते हैं या किसी भी आप प्राचीन टेक्स्ट्स में जनरली देखेंगे तो बहुत एक पितृसत्तात्मक आपको रवैया नजर आएगा। तो औरतों को दो तरह से देखते हैं। एक उनका देखने का तरीका है कि औरतें बहुत विलन की तरह से देखी जाएंगी, कि ये तो सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। इस तरीके का एंगल होगा कि ये सबको मार सकते हैं, सबको भ्रष्ट कर सकते हैं, बहुत विलन के तरह का कैरेक्टर होगा। और दूसरा जो कैरेक्टर दिखाएंगे, जो जया शब्द माने जन्म देने वाली, तो दूसरा जो कैरेक्टर दिखाएंगे वो ऐसा दिखाएंगे जो बहुत पवित्रता के साथ में जुड़ा हुआ होगा, बहुत ज्यादा जो पॉजिटिविटी के, सकारात्मकता के साथ में
जुड़ा हुआ होगा, जिसका जो चरित्र होगा वो प्रोडक्शन के साथ में, उत्पादन के साथ में जुड़ा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली यही दो बाइनरीज बना दी गई औरतों के कॉन्टेक्स्ट में कि या तो बहुत अच्छी हो सकती है या तो बहुत खराब हो सकती है, इसके बीच में कोई एंगल नहीं है। इस तरह की बात आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जब हम इन टेक्स्ट्स की बात करते हैं तो ये दो चीजें कहते हैं, अर्थशास्त्र जैसे जो टेक्स्ट्स हैं वो दो चीजों की बात करते हैं। एक चीज ये कहता है कि कई जगह रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि देखो इस राजा को तो इसकी रानी ने मार दिया, इसको इसकी दासी ने मार दिया, इस तरह के रेफरेंसेस देता है। और फिर कहता है कि इन पर आक्रमण करने के लिए एक महिला ज्यादा प्रभावी होगी, क्योंकि पुरुष के जहन में ये चीज हो सकता है कि औरत पर आक्रमण नहीं करना है। दूसरा एंगल क्या है कि एक पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को कमजोरी के साथ में देखा जाता है। तो एक आइडिया ये भी होगा कि ये औरत आदमी पर यानी कि राजा पर आक्रमण नहीं करेगी। तो अगर हमको रक्षा के संदर्भ में देखना है तो सोते हुए उसकी रक्षा करने के लिए महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त कर दो। तो इस तरह का हमको एक एम्बिवेलेंट सा माने दोहरा हमको यहाँ पर एटीट्यूड दिखाई देता है, जहां दोनों तरह की चीजों को कंसिडर करते हुए ये कहा गया कि अंगरक्षिकाओं में महिलाओं को भी नियुक्त करना चाहिए। तो हमको अर्थशास्त्र में भी ये एंगल दिखाई देता है, संगम साहित्य में भी ये एंगल दिखाई देता है। इनफैक्ट जब आप विजयनगर साम्राज्य में आएंगे तो नुनीस करके एक फॉरेन ट्रैवलर रहा है, उसने बहुत डिटेल में महिला अंगरक्षिकाओं के बारे में भी वर्णन किया है। तो हमको ऐतिहासिक तौर पर महिलाएं अंगरक्षिकाओं के रूप में नियुक्त होती दिखाई देती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको हमेशा मजबूती के साथ जोड़ करके देखा गया हो या हमेशा बराबरी के साथ में जोड़ करके देखा गया हो, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल कंसर्न्स थे जिसके कारण महिलाओं को भी अंगरक्षिकाओं के रूप में नियुक्त करने की सलाह दी गई थी। क्लियर है? चलें, तो यहां हमारा जवाब क्या हो जाएगा? डी। 2023 का दूसरा प्रश्न है साहित्य। साहित्य पे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, इसलिए शुरुआत में ही हमने आपको वो 4 हिस्से बताए कि 4 थीम्स को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्य कृति और रचनाकार: देवी चंद्रगुप्त, हम्मीर महाकाव्य, मिलिंद पन्ह, नीति वाक्य, मृत। किसने रचना की है देवी चंद्रगुप्त की? विशाखदत्त करके एक व्यक्ति है जिसने रचना की है देवी चंद्रगुप्त की। ये पूर्ण रूप से हमारे पास प्राप्त नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर इतनी ज्यादा चर्चा होती नहीं है। फ्रैगमेंट्स में हमको मिलता है, टुकड़ों टुकड़ों में ये रचना हमको मिलती है। विशाखदत्त की ही एक और बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो हमको पूर्ण रूप से प्राप्त होती है, वो है मुद्रा राक्षस। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि देवी चंद्रगुप्त विशाखदत्त की रचना है, ना कि बिल्हण की। तो ये युग्म तो सही नहीं है। हम्मीर महाकाव्य: हम्मीर एक राजस्थान के राजा रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर जब आक्रमण किया था तो हम्मीर देव वहां के राजा हुआ करते थे, और उन्हीं के जीवन पर महाकाव्य की रचना की गई है नयचंद्र सूरी के द्वारा। तो ये जो हमारा मिलान है ये सही है। पहले चौथा देख लेते हैं, फिर तीसरे पर आते हैं। नीति वाक्य, मृत, सोमदेव, सूरी, ये भी हमारा मिलान सही है। नैतिकता के जो बिंदु हैं उसके ऊपर बात करते हुए ये रचना सोमदेव सूरी के द्वारा की गई थी। तो दो तो हमको क्लियरली मिल गए जिनका मिलान सही है, एक गलत मिल गया। अब मसला जो है वो तीसरे वाले में आता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इसको सही टिक करेंगे। सही टिक करने का रीजन क्या है? लिखा है मिलिंद पन्ह, नागार्जुन। जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि मिलिंद पन्ह, जिसमें नागसेन और मिलिंद के बीच के संवाद की संज्ञा मिलती है, उसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा की गई है, जिसे नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम नागसेन और नागार्जुन की बात करते हैं तो ये दोनों बौद्ध धर्म से ही जुड़े हुए दार्शनिक रहे थे। नागसेन ने रचना की मिलिंद पन्हों की, और जो हम दूसरी अभी रचना बात कर रहे थे प्रज्ञा पारमिता सूत्र, उसकी रचना की गई थी नागार्जुन के द्वारा। हमने थोड़ी देर पहले ही एक और चीज के बारे में बात किया था कि कैसे जो हमारे यहाँ के रचनाकार रहे हैं, जो हमारे यहाँ के सूत्रधार रहे हैं, उनमें सेल्फ असेसमेंट का आइडिया रहा है कि उन्होंने अपनी पहचान के बारे में, अपने उपलब्धियों के बारे में ज्यादा बातचीत की नहीं है। मुश्किल से हमको कहीं कहीं उनके बारे में जिक्र मिलता है। तो हम बहुत बड़े मंदिरों को, बहुत विशालकाय मंदिरों को, बहुत बेहतर तरीके से बनाए गए स्तूपों को देखेंगे, लेकिन हमको ये नहीं मालूम होगा कि इसको बनाया किसने आखिर।
हमें राजा या रानी का नाम फिर भी मालूम हो सकता है कि इसने इसको बनाने के लिए फंडिंग दिया था, लेकिन बनाने वाला व्यक्ति कौन था, किसका ये पूरा आइडिया था कि हम इस तरीके से डिजाइन करें। ये नाम हमको मुश्किल से मिलते हैं, कुछ एक जगहों पर हमको इस तरह के नाम मिलते हैं जिस पर एक आध इतिहासकारों ने काम भी किया है, कि आर्टिस्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया करके जैसे एक किताब है जहां हमको थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानकारी बहुत सीमित है। चाहे हम रचनाकारों के संदर्भ में देखें, चाहे हम जो हमारे स्मारक हैं उनके निर्माताओं के बारे में देखें, तो कई दफा कंफ्यूजन भी होता है। जैसे अगर आप नागार्जुन को देखें तो नागसेन की तरह से भी लिखा गया है, पाली में लिखा है या संस्कृत में लिखा है, उससे नाम के प्रोनाउंसिएशन में फर्क पड़ता है। तो एक लंबे समय तक इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन था कि क्या नागसेन और नागार्जुन एक ही हैं। लेकिन आगे जब धीरे धीरे रिसर्च होनी शुरू हुई तो भाषा विज्ञान में क्या होता है कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उस शब्द से हम ये चीज समझ पाते हैं कि संभवतः ये टेक्स्ट इस वक्त का रहा होगा। सिर्फ एक शब्द से नहीं, पूरे उस टेक्स्ट में किस तरह की भाषा का, किस तरह के व्याकरण का प्रयोग किया गया है, इसको बहुत विस्तार से पढ़ के भाषा शास्त्री इस तरह की चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, हस्ती। जब आप आर्केइक संस्कृत को पढ़ेंगे तो हस्ती का मतलब होता है हाथी। जब आप क्लासिकल संस्कृत पढ़ेंगे तो गज का मतलब होता है हाथी। तो इस तरह के शब्द, जैसे अगर आप अगेन आर्केइक संस्कृत पढ़ेंगे तो मृग शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो जानवरों के समूह को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्लासिकल संस्कृत पढ़ेंगे तो मृग का मतलब हो जाता है हिरन। तो जब हम इस तरह की चीजों को पढ़ रहे हैं जहां शब्दों के मायने भी वक्त के साथ में बदलते हैं, शब्दों का प्रयोग बदलता है, व्याकरण में थोड़े बहुत परिवर्तन आते हैं, तो किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, किस तरीके से जो वाक्य है उसका विन्यास है, इसको बहुत विस्तार से पढ़ के भाषा शास्त्री इस चीज को बताने का प्रयत्न करते हैं कि ये दौर रहा होगा जिस समय इस टेक्स्ट की रचना की गई। एग्जैक्ट ईयर वो भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको वो शताब्दी बता देते हैं कि इतने सालों में, इतने 100 सालों में इस टेक्स्ट की रचना की गई होगी। फिर हमको ये पता लगा कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है वो ईसवी में उसकी रचना आती है, और मिलिंद पन्हू की जो रचना है वो ईसा पूर्व में आती है। तो ये दोनों एक व्यक्ति नहीं है, माने नागसेन और नागार्जुन की आइडेंटिटी अलग अलग है, और यही चीज हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर आप 2017 का यूपी पीसीएस का पेपर देखें तो उसमें उन्होंने एक ही प्रश्न में नागसेन और नागार्जुन दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। 1997 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, उसमें भी उन्होंने नागसेन और नागार्जुन दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो एक ही क्वेश्चन में यदि दोनों ऑप्शन दिया है, मतलब कि पहले से ही हमारे पास पीवाईक्यूज अगर हमने देखे हों अलग अलग जगहों के, तो ये चीज क्लियर थी कि भाई ये दोनों एक व्यक्ति तो नहीं है। और यही हमको यहाँ पे टेक्निकलिटी ध्यान रखनी थी। अगर किसी को ये टेक्निकलिटी मालूम ना हो और वो सिर्फ एनसीईआरटी पर भरोसा करके बैठे, एनसीईआरटी में देखिए हिस्ट्री में एनसीईआरटी गलत नहीं है, अपडेशन नहीं है, हम कौन से साल का पढ़ रहे हैं, तो जिस साल का हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उस साल तक जो हिस्टोरिकल रिसर्च हुई है उसके बेसिस पर उसमें फैक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। बाद में अगर कोई चीज बदलती है और हम पुरानी किताब पढ़ रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें बदलाव करें। तो यही चीज को हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, और उस टेक्निकलिटी के साथ में यदि आप देखें तो मिलिंद पन्हू की रचना की थी नागसेन ने, ना कि नागार्जुन ने। क्लियर है ये? तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित होंगे? केवल 2। देवी चंद्रगुप्त की रचना की है विशाखा दत्त ने, मिलिंद पन्हू की रचना की है नागसेन ने। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। 2023। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? क्या कह रहा है कि आत्मा केवल जंतुओं और पौधों में नहीं होती है, आत्मा सब में होती है। पत्थर में भी आत्मा है, जल में भी आत्मा है, वायु में भी आत्मा है। कौन मानता है इस बात को? जैन धर्म मानता है। आत्मा के सिद्धांत में सब मानते हैं। 4 ऑप्शन है, बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव। आत्मा के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन आत्मा
हवा में भी है, आत्मा पानी में भी है, आत्मा पत्थर में भी है, इस चीज को मानता है जैन दर्शन। और इसीलिए जैन दर्शन कृषि तक को प्रतिबंधित करता है अपने अनुयायियों के लिए, कि अगर आप कृषि कर रहे हैं तो भी आप इंसेक्ट्स को हार्म कर रहे हैं, आप धरती को हार्म कर रहे हैं। और ये बहुत कठोर तरीके से इस सिद्धांत का पालन करता है। तो क्योंकि सब में आत्मा है, तो हमको किसी भी तरह के चीज के प्रति हिंसात्मक रवैया नहीं रखना चाहिए। तो आप देखेंगे जब पूजा पाठ की भी परंपरा होगी तो फूल नहीं चढ़ाने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि हम फूल को भी तोड़ रहे हैं, तो हम उसको भी वहां उसके ऊपर भी हिंसा कर रहे हैं। दूध नहीं चढ़ाने की बात होती है, क्योंकि दूध पर किसी और का हक है, तो जो जानवर है उसके बच्चे का हक है। तो इस तरह की जो परंपरा है वो हमको जैन दर्शन में दिखाई देती है। और ये अगर आपने दर्शन को अच्छे से पढ़ा है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अहिंसा के प्रति जो रिजिडिटी है जैन दर्शन में, बहुत कठोरता के साथ अहिंसा का पालन करना, ये एक बहुत प्रमुख सिद्धांत है जैन दर्शन का। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिसको बाकी दर्शन सजीव मानते हैं उसमें तो आत्मा है ही, लेकिन बाकी चीजें जिसको अन्य दर्शन निर्जीव मानते हैं उसमें भी आत्मा की उपस्थिति है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था अगर आपने दर्शन को पढ़ा होगा। यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा बी, जो कि है जैन परंपरा। क्लियर है ये? 2023 का तीसरा प्रश्न जो है वो है स्थलों के ऊपर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल जिसके लिए जाना जाता है: बेसनगर, शैव गुफा, मंदिर। सही है। हम्म, बेसनगर की जो साइट है इसको हम भिलसा के नाम से भी जानते हैं, इसको हम विदिशा के नाम से भी जानते हैं। जनरली आपने जो पढ़ा होगा विदिशा पढ़ते हैं, बेसनगर क्योंकि पुराना नाम है या भिलसा पुराना नाम है इसलिए उसका प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो विदिशा में एक पिलर है, हेलियोडोरस करके एक व्यक्ति है, उसने एक पिलर वहां पर, स्तंभ वहां पर बनवाया था। ग्रीक अम्बेसडर है, ग्रीक राजदूत है, जो शुंग राजा के दरबार में आता है, और वहां पर वो बेस नगर में एक स्तंभ की स्थापना करता है। और उस स्तंभ के ऊपर जो जानवर है वो है, जानवर नहीं पक्षी है, वो है गरुड़। गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु। और वहां उस पिलर पे जो लिखी हुई बात है उसमें भी वैष्णव होने की बात की जा रही है। इसी के पास में उदयगिरी की, अगर आप लगभग 6-7 किलोमीटर और आगे जाएं तो आपको वहां उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में मिलेंगी। तो वहां हमको वैष्णविज्म को वो डेडिकेटेड मिलता है। तो जब हम इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं बेसनगर वाले, तो वहां हमको वैष्णव मत का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा जो हमको प्रभाव दिखाई देता है वो दिखाई देता है बौद्ध दर्शन का, सांची। तो सांची भी पास में ही है, लगभग 25-26 किलोमीटर की ड्राइव पे आपको वहां पर सांची मिलेगा। तो या तो बौद्ध या तो वैष्णव, ये दोनों प्रभाव हमको विदिशा वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। इन्होंने लिखा क्या है? शैव गुफा मंदिर। ये सिंपल एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन था, बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि बेस नगर हम उसी को पहले कहा करते थे जिसको आज हम विदिशा कह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लॉजिक अगर हमको वहां पर मालूम है तो ये क्लियर कट क्वेश्चन था कि यहाँ ये वैष्णव गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है, ना कि शैव। भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, फोटो भी दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, क्लियरली लिख रखा है भाजा बुद्धिस्ट साइट। तो ये हमारा, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर सिंपली इन चीजों को पढ़ें कि जब हम भाजा, कारला, कान्हेरी, इन सब जगहों की बात कर रहे हैं, अजंता है, इन सब जगहों की जब हम बात करते हैं तो क्लियरली हम बुद्धिस्ट साइट्स की बात करते हैं। तो ये बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। भाजा का साइट इनफैक्ट एक और बार यूपीएससी ने पूछ रखा है। तो ये भी चीजें हमको हेल्प करती हैं अगर हमने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रखा हो। जैसे चंद्रकेतुगढ़ के साइट पे यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में भी पूछा था और एक काफी पहले पूछा हुआ था, 10 साल के ही विंडो में पूछा है, पहले भी उसको पूछ रखा है। तो अगर हमने पीवाईक्यूज के स्थलों को भी प्रिपेयर किया होगा तो हम बेहतर यहाँ पे स्थिति में हो सकते हैं। तो भाजा वाला ऑप्शन सही है। सितनावसल जैन गुफा मंदिर, अगेन सीधा एनसीईआरटी में इसकी भी फोटो दे रखी है और नीचे लिख रखा है सितनावसल जैन गुफा। तो अगर आपने एनसीईआरटी की तस्वीरें भी देखी हो, जो कई दफा हम क्लास में कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया पढ़ते हुए तस्वीरों को देखिए, स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में बहुत खुश होते हैं, अच्छा 1.5 पेज पे फोटो है, कम पढ़ना पड़ेगा।
वो फोटो अगर आप देखेंगे मेंस में, एनालिसिस में आपको वो चीजें हेल्प करेंगी, क्योंकि एनालिसिस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमको मूर्तियों में जीवंतता दिखाई दे रही है, ये प्रश्न पूछता है यूपीएससी। 2025 में उन्होंने चंदेलों के मंदिर पर ये प्रश्न पूछा हुआ है। 2021 में उन्होंने पूछा हुआ है कि जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं उस पर किस तरीके से हमको सामाजिक जीवन का वर्णन दिखाई देता है। जब तक मंदिर की दीवार नहीं देखी होगी, क्या उस पर चित्रण किया गया है नहीं देखा होगा, कैसे बताएंगे इन सारी चीजों को। तो तस्वीरों को देखना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से जहां उठा लिया गया हो, वहां हम बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। विजुअल्स एनीवे हमारे दिमाग में ज्यादा आसानी से स्टिक करते हैं शब्दों की तुलना में, तो इसलिए भी ये चीजें हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सितनावसल जैन गुफा मंदिर, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। क्या कहा है इन्होंने, उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 2, पहला वाला गलत है, तो बी हमारा सही जवाब है। तो 2023 में हमारे पास 5 प्रश्न हो गए। बौद्ध दर्शन, उससे जुड़ा हुआ आर्किटेक्चर, शब्दावली, साहित्य, दर्शन, स्थल। तो आप अगर देखिए तो बहुत सिंपली आपको एक पैटर्न दिखाई देगा जो हमने यहाँ पर आपको बताया, कि इन 4 चीजों को खास तौर पर ध्यान दे करके आपको पढ़ना है। प्रश्नों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा इन 4 हिस्सों से हमको मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो जो हमने शुरुआत में आपको बताया, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी रखनी है कि थीम्स को हमको सॉर्ट आउट करना है। थीम्स में मेजर थीम्स हमारे इन 4 जगहों से बन जाते हैं। इसके अलावा भी अन्य जो हमारे हिस्से हैं उसको हमको प्रिपेयर करना है, लेकिन उसको पढ़ते हुए भी यहाँ हमको खास ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे तब भी आपको ये पैटर्न बहुत ज्यादा एप्लीकेबल दिखाई देगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए और बाकी चीजें जो हमने क्लास के शुरुआती दौर में डिस्कस की आज, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस हिस्से की तैयारी करनी है। अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ बताइए। चलिए, आप सीख गए हैं ये, कि देर से आए हैं तो पहले पहले वाली क्लास को सीखना है। हाँ, आप लोगों को कुछ पूछना है? चलिए फिर हम यहाँ खत्म कर सकते हैं डिस्कशन। हैव अ गुड डे।